हे दोस्तों, ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का हिस्ट्री, फिर बिजनेस मॉडल, थर्ड में हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, और लास्टली हम कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के हिस्ट्री से। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था इन 1990s बाय द नेम ऑफ अभिषेक इंडस्ट्रीज़। इसको स्टार्ट किए थे राजेंद्र गुप्ता, और ये मोस्टली कॉटन यार्न बनाने का बिजनेस था, मतलब कॉटन का वो धागा बनाने का ये बिजनेस था। ठीक 2 सालों में ही कंपनी एक्सपैंड करना शुरू करता है, जिसके वजह से कंपनी पब्लिक ऑफरिंग लाता है और मार्केट से 2 ही साल में पैसा उठा लेता है। 1992 में पैसा उठाने के बाद ये पंजाब में एक यूनिट सेटअप करता है, अपना फर्स्ट यार्न यूनिट बोलेंगे। 1998 तक कंपनी ठीक ठाक चलने लगता है और कॉटन से यार्न प्रोड्यूस करके कंपनी अच्छे तरीके से प्रॉफिट ग्रो कर रहा था। लेकिन 1998 में कंपनी को ऐसा लगा कि कंपनी को अब थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट उतारना चाहिए, क्योंकि यार्न बेच के कभी भी आप प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, वो एक कमोडिटी की तरह है। इसीलिए कंपनी इंटर करता है टेरी टावल में। वैसे टेरी टावल में इंटर करने से पहले कंपनी एक अलग यूनिट, एक अलग कंपनी ही सेटअप कर लिया था पहले, अभिषेक स्पिन फैब कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो कंपनी अलग से चल रहा था अभिषेक इंडस्ट्रीज से बाहर। तो कंपनी क्या करता है कि 1998 में टेरी टावल का बिजनेस स्टार्ट करता है अभिषेक इंडस्ट्रीज का अंदर, और 1999 में जो अभिषेक स्पिन फैब है उसको इंक्लूड कर लेता है, अमलगमेट कर देता है। अब कंपनी ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन 2002 में जैसे ही बीटी कॉटन को इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल देता है कि आप खेती कर सकते हैं बीटी कॉटन का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे ही इसका अप्रूवल मिलता है, जो टेक्सटाइल मार्केट था वो सब एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि अब जो कॉस्ट होने वाला था कॉटन का वो थोड़ा सा स्टैग्नेट होने वाला था, क्योंकि बीटी कॉटन के आने से अब कॉटन का जो प्रोडक्शन होता था, खेती होता था, वो सड़ेगा नहीं। तो इसकी वजह से वो सब काफ़ी खुश था कि ठीक है, अब प्राइस कम से कम स्टेगनेट रहेगा। तो 2002 में एक खुशखबरी मिला कि हाँ, बीटी कॉटन मिला, तो अब प्राइस ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। 2002 में ही अनदर अपना एक कंपनी को वीरेंद्र एग्रो केमिकल्स को अमलगमेट करता है। उस कंपनी का बेसिक काम था पेपर बिजनेस में और थोड़ा बहुत केमिकल में। तो उस समय ये करीब 34 मेट्रिक टन का पेपर बनाता था और 100 किलो मेट्रिक टन का H2SO4 प्रोड्यूस करता था, और ये इसका एक डिवीजन जो अभी 15% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इसका। तो ये तो था 2002 तक। अब साल आता है 2005 का। 2005 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसमेंटल कर देता है इंपोर्ट कोटा को। इंपोर्ट कोटा को डिसमेंटल करने से फ़ायदा ये होता है कि अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाता है कि कौन देश कितना इंपोर्ट करेगा। जैसे ये हुआ तो कंपनी अलग अलग डिवीजन टेस्ट करने लगा, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि अब इतना ही आप लिमिट बेच सकते हैं। तो ये धीरे धीरे बेड लाइनिंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। टेरी टावल में तो इंटर कर ही गया था, कुछ सालों में बेड लाइनिंग में भी घुस गया, मतलब बिस्तर वाला तकिया ये सब बनाना शुरू कर दिया। 2007 में राजेंद्र गुप्ता को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी गया फॉर हिज एक्सीलेंस इन कॉमर्स। 2009 में कंपनी को ऐसा लगा कि पेपर तो हम बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकते जब तक कि हम उसको एक ब्रांड नेम ना दें। तो कंपनी क्या किया कि 2009 में एक ब्रांड नेम दिया, जैसे कि माई चॉइस, स्पेक्टेयर। अगर आप अमेजन जाइएगा साइट, तो आपको वहाँ देख के पता चलेगा कि अगर आप ट्राइडेंट कंपनी का कोई भी पेपर का नाम लिखिएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि मार्जिन बढ़ाने के लिए कंपनी 2009 से थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, प्रीमियम नाम देना शुरू किया, ताकि अपना नाम से बेच सके प्रोडक्ट। 2012 के बाद से कंपनी का जो भी अदर डिवीजन था, बहुत सारा अदर डिवीजन में कंपनी काम कर रहा था, जैसे वेबसाइट भी बना रहा था, मार्केटिंग भी कर रहा था, एक्सपोर्ट भी कर रहा था, और एक्सपोर्ट करके बाहर बेच भी रहा था। तो इस सब का बहुत सा यूनिट को कंपनी क्या करता है 2012 के बाद अमलगमेट करना शुरू करता है, एक जगह लाना शुरू करता है, ताकि अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, बार बार अलग अलग डिवीजन में हमको काम करने का जरूरत ना पड़े। तो ये तो था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री को हम एक लाइन में समझे तो कंपनी स्टार्ट हुआ 1990s में बाय द नेम ऑफ अभिषेक इंडस्ट्रीज। इसको स्टार्ट किए थे राजेंद्र गुप्ता। फर्स्ट प्लांट जो सेटअप किया था वो पब्लिक ऑफरिंग से किया था, और 6 ही साल में इसको समझ में आ गया था कि ये यार्न बेच के ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, इसीलिए ये टेरी टावल में चला गया। टेरी टावल में 1998 में घुसने के बाद जैसे 2002 में बीटी कॉटन का अप्रूवल मिला, वो काफ़ी अच्छा रहा कंपनी के लिए। फिर 2005 में डिसमेंटल किया WTO इंपोर्ट कोटा, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा कंपनी के लिए, बेनिफिशियल साबित हुआ, और कंपनी काफ़ी तेज़ी से उसमें ग्रो किया था। फिर कंपनी डिफरेंट ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट निकालने लगा। यहाँ 2009 में हम बस बात की है कि पेपर का प्रोडक्ट, कंपनी बेडशीट और अदर प्रोडक्ट भी लॉन्च करना शुरू किया। टेरी टावल के भी थोड़ा सा ब्रांड के नाम पे लॉन्च करना शुरू किया, तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और लास्टली कंपनी जो अदर डिवीजन था कंपनी का ही, उसको अमलगमेट करके एक जगह करने का कोशिश किया, ताकि अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज कर सके, बार बार दिक्कत ना हो। तो ये तो था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर बिजनेस मॉडल का बात करें तो कोई भी बिजनेस हो तो सबसे पहले ज़रूरत होता है रॉ मटेरियल का, फिर मशीन का, फिर प्रोडक्ट का, फिर इसको बेचते कैसे हैं। तो यहाँ का अगर बात करें तो इसका मोस्टली 2 ही प्रोडक्ट ये बेचता है। सबसे पहला पेपर और केमिकल, दूसरा जो प्रोडक्ट है इसका टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में ही आ जाएगा यार्न, होम टेक्सटाइल आ जाएगा, और उसमें बेडशीट भी आ सकता है, टेरी टावल भी आ सकता है। तो बेसिक कहने का मतलब है कि 2 डिवीजन है। पहला है पेपर,
अगर पेपर का बात करें, पेपर और केमिकल का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, उतना खास रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। बात करते हैं पेपर का, तो पेपर कंट्रीब्यूट करता है लगभग 15% के आसपास रेवेन्यू। ये बनाता है जो भी व्हीट स्ट्रॉ रहता है या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उससे बनाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसको इन फ्यूचर कभी ऐसा नहीं होगा कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट फेंका जाता है। ये गारंटी है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला इसका रॉ मटेरियल कम से कम। तो अब बात करते हैं प्राइस का। अगर कंपनी वुड पल्प से या बम्बू पल्प से बनाता पेपर तो थोड़ा सा उसका क्वालिटी अच्छा होता है। क्वालिटी कहने का मतलब उसका कलर अच्छा होता है, जबकि अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनाता है तो थोड़ा सा डार्क कलर आता है एज़ कम्पेयर टू कि वो बम्बू का से बनाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर प्राइस का बात करें तो प्राइस का कहीं पे ठीक से जिक्र नहीं किया है कि कौन सस्ता होगा। हम ये एजम्पशन कर सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट सस्ता होता या आसान होता बनाना तो सारा कंपनी इसी की तरफ दौड़ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी भी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बिक रहा है पेपर का वो बिक रहा है वो पल्प वाला, वुड पल्प का या बम्बू पल्प का। तो हो सकता है कि आसानी से वो बन जाता हो, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो कहीं पे ये डेटा मिला नहीं, इसी चलते इसको एनालाइज कर पाना मुश्किल था। कहीं लिखता था कि जो वुड पल्प वाला है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब सस्ता है, और कहीं लिखता था कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट वाला है वो सस्ता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, गूगल में करने से कहीं पता नहीं चला। ओवरऑल कहने का मतलब है कि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा और सस्ता तो नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारा कंपनी इसके तरफ दौड़ जाता बनाने के लिए। तो ओवरऑल थोड़ा महंगा प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से उसमें मार्जिन इंक्लूड कर रहा है। बाय अरे डायरेक्टली बेच कैसे रहा है, नॉर्मल तरीके से आपको अमेजन में मिल जाएगा, नॉर्मल दुकान जाइएगा तो वहाँ पेपर मिल जाएगा। तो यही इसका नॉर्मल तरीका है बेचने का, इसमें कोई खास हार्डकोर साइंस नहीं है। अब बात करते हैं रेवेन्यू में जो दूसरा कंट्रीब्यूट करता है, जो मेजर पोर्सन 80 to 85%, वो है टावल, टेरी टावल और यार्न। टेरी टावल मतलब हो गया जो होटल में यूज किया जाता है टावल, बेसिकली उसको हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो मेजर सेल्स होता है वो इंडिया में नहीं होता है, इंडिया से बाहर होता है। इंडिया से बाहर यूएस में मोस्टली इसका कस्टमर है और यूके में, और ये जनरेट करता है रेवेन्यू। लगभग 90% रेवेन्यू जो जनरेट करता है टावल बेच के वो यही कंट्रीज से करता है, यूएस, यूके, यूरोप, यही सब कंट्री से करता है। और यार्न को लगभग बेचता है ये 25% के आसपास। तो ओवरऑल कहे तो 50% जनरेट करता है रेवेन्यू, 50 to 55, 60% के आसपास टेरी टावल से आता है, और लगभग 20 to 25%, 30% के आसपास यार्न से आता है। और बाकी थोड़ा बहुत मिनिस्कस अमाउंट आता है बेड लाइनिंग से। तो बेड लाइनिंग को हम डिस्कस करना उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बेसिक बात करना है यार्न और टावल का। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने इंडोकाउंट के चैप्टर में बताया था कि कॉटन 3-4 तरीके का होता है, बेसिकली 4 तरीके का होता है कि किस तरीके का हम कॉटन यूज़ करेंगे तब किस तरीके का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये चारों है कॉटन का टाइप। मैंने पहले बताया था कि ये दोनों एशियन वेरिएंट है, ये अमेरिकन वेरिएंट है और ये इजिप्शियन वेरिएंट है। तो इसमें से जो सबसे अच्छा होता है वो ये होता है। तो कंपनी जब भी प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है तो इसका ज़रूरत पड़ता है। इसका प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, ऐसा नहीं कि इजिप्शियन है तो इजिप्ट में ही होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। लेकिन अगर बात करें इंडिया में इसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को, तो ये उतना खास नहीं होता। पर्टिकुलरली इजिप्ट एरिया में होता है, लेकिन इंडिया में भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं होता कि मार्केट को पूरा कैटर कर सके। तो इसीलिए कंपनी को कॉटन मंगाना पड़ता है या यार्न खरीदना पड़ता है। जब वो ये सब खरीद लेता है तो उसको यूज़ करता है। और जो ये दोनों हैं ऊपर का 2, ये तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसी को ये कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करके बेचता भी है। जितना % वो खुद यूज कर नहीं सकता उसको यूज कर लेता है, बाकी को वो बेच देता है यार्न को। तो ये तो था कंपनी का यार्न के बारे में। अब बात करते हैं टावल का। अगर टेरी टावल का बात करें तो मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, 90% से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, और कुछ % है जैसे 7 to 8% इंडिया में बेचता है। तो कुछ खास सिग्निफिकेंस नंबर इंडिया में नहीं है। तो मोस्टली इसका प्रोडक्ट बिकता है यूएस में और यूके में। तो ये बेचता भी कैसे है, ये डायरेक्टली दे देता है अदर कंपनीज़ को, अदर रिटेलर्स को, जैसे कि अमेजन हुआ या जेसी पेनी हुआ। तो बड़ा बड़ा रिटेलर्स है यूएसए में, उसको जाके दे देता है और बेच देता है वो सब। तो एक घाटा यहाँ पे ये है कि अपने तरीके से अगर बेचता तो हो सकता है कि प्रीमियम ज़्यादा चार्ज कर सकता था, लेकिन ये डायरेक्टली दूसरा को दे देता है। तो उससे होता ये है कि उसको मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ता है, और मार्जिन उतना अच्छे तरीके से कंपनी चार्ज नहीं कर पाता है। ओवरऑल कहें तो टावल बेचा जाता है दूसरे के थ्रू, अपना काम बस बनाना है, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग का नाम दे दिया है और बेच देता है। और जहाँ तक बात है यार्न बेचने का, तो यार्न दूसरे कंपनी को बेचता है मोस्टली, क्योंकि यार्न कोई ऐसे खरीदेगा नहीं और उसमें कुछ प्रीमियम चार्ज किया भी नहीं जा सकता। हाँ, कंपनी अगर चाहे तो कुछ लोगो या कुछ क्वालिटी ट्रेडमार्क यूज करके इसको बेच सकता था, लेकिन ऐसा इसके बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन है नहीं। ओवरऑल कहे तो टावल बेचता है दूसरे के थ्रू, यार्न बेचता है डायरेक्टली किसी कंपनी को विदाउट एनी क्वालिटी एश्योरेंस बोल सकते हैं या एज अ कमोडिटी। इसीलिए यार्न का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है, और टेरी टावल और बेड लाइनिंग का मार्जिन ज़्यादा है, और पेपर का तो बहुत ज़्यादा है। तो ये था कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल। अब हम बात करते हैं ये टेरी टावल का प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो ये तो मैंने इंडोकाउंट में बता दिया है बेसिकली, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनाता है। ये कॉटन को लाया, उसके बाद उसको यार्न में कन्वर्ट किया
और डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। फैब्रिक्स बनता है, डाइंग होता है, कटिंग होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस जाकर ब्रांडिंग करने का कोशिश करता है। तो ट्राइडेंट का अगर हम बात करें तो इसका रेवेन्यू जनरेट यहाँ से यहाँ में होता है 80 to 85%। लेकिन दिक्कत ये है कि कंपनी अभी भी ज़्यादातर फोकस इधर ही कर रहा है। ऐसा दिक्कत का मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी जितना कंपनी जो भी कंपनी है वो जितना ज़्यादा इस पॉइंट पे फोकस करेगा, स्पिनिंग पे और वेविंग पे, उसका जो कैपेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई कंपनी इधर फोकस करता। जब हम इसको कमोडिटी की तरह बेचते हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कैपेक्स तो लगता ही है, क्योंकि पूरा यूनिट सेटअप करना, कॉटन ला के रखना और पूरा ऑटोमेटिक होता है आजकल, जिसकी वजह से इसमें कैपेक्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा कैपेक्स खर्चा हो रहा है इसमें। एक चीज़ जो थोड़ा सा ख़राब लगा कि ट्राइडेंट अभी भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। कहने का मतलब कि प्रोडक्शन के टाइप रॉ मटेरियल के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इससे मार्जिन तो कंप्रेस हो रहा है। कहने का मतलब कि यार्न की तरफ ज़्यादा फोकस है। अभी भी कंपनी यार्न का प्रोडक्शन कर रहा है, उधर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जिसकी वजह से कैपेक्स में तो पैसा जा ही रहा है, साथ ही उसका जो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो उतना कुछ खास हो नहीं रहा है। मतलब वो जो एसेट उसमें लगा रहा है, पैसा उसमें लगा रहा है, वो उतने अच्छे तरीके से रिटर्न नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कमोडिटी की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आता तो मैं चाहूँगा कि आप इंडो काउंट के वीडियो में जाके इसे फिर से देख लें, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे बिजनेस मॉडल काम करता है कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी का बात करें तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो लगभग है 18 to 19%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे नंबर से मेंटेन करके रखा है 18 to 19%। यहाँ पे देखने से पता चलता है कि कंपनी एक हेल्दी नंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंडो काउंट में साइक्लिक नेचर दिखाया था 16-17 के बाद, इसमें नहीं दिखाया बिकॉज कंपनी थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट में काम करता है। कंपनी काम करता है यार्न में, टेक्सटाइल में और साथ ही साथ टेरी टॉवल में काम करता है और पेपर में भी काम करता है। जबकि इंडो काउंट का अगर बात करें तो वो इन सब डिवीजन में नहीं, वो बेडशीट में। तो इसीलिए थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है। और तो साइक्लिक नेचर उसका इसीलिए था बिकॉज वो बेड लाइनिंग में और उसका डिमांड कम हो गया था, इसी की वजह से वो थोड़ा सा साइक्लिक पैटर्न शो किया था, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 6 to 7% मेंटेन रखा है कंपनी, जो काफ़ी अच्छा नंबर लगता है। अब पर्टिकुलरली ये जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये पेपर और टेरी टॉवल की वजह से, और कंपनी अभी बेड लाइनिंग में घुसा है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं। अब बात करते हैं नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कि कितना अच्छे तरीके से अपना फिक्स्ड एसेट को मेंटेन कर रहा है कंपनी। अगर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का बात करें तो काफ़ी कम है। अगर इंडो काउंट से कम करें तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर से बात करें तो लगभग हर कंपनी का इसी के आसपास घूम रहा है, 1%, 1.5%, 2%, इसी के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कहने से अगर कैपेक्स में पैसा जो लग रहा है वो बहुत लेट से पैसा वापस आ रहा है उसमें से। बेसिक कहने का मतलब ये है कि जितना हम पैसा लगा रहे हैं कैपेक्स में, उतने अच्छे तरीके से हम उस पैसे को ग्रो नहीं कर पा रहे। मेरा पैसा मतलब कंपनी का पैसा फंस जा रहा है वहाँ, पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का देखें तो ये लगभग नेगेटिव है। हाँ, 2016 के बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था, लेकिन ओवरऑल फिर देखें तो फिर गिर गया। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वही डिक्रीज़ कर गया, वही नेगेटिव हो गया। वर्किंग कैपिटल में बेसिकली होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इसको अगर हमको ठीक से समझना है तो हमको इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेएबल को देखना होगा। तो अगर हम इन्वेंटरी को देखें तो इन्वेंटरी इंक्रीज़ किया है, तो ठीक है, करंट एसेट इंक्रीज़ किया हम मान लेते हैं। पेएबल भी देखें तो पेएबल भी इंक्रीज़ किया है, और अगर रिसीवेबल को देखें तो रिसीवेबल भी इंक्रीज़ किया, और अगर पेएबल को देखें तो वो एक स्पेसिफिक लेवल पे एक मेंटेन्ड है। तो यहाँ देखने से समझ में आता है कि पिछला कुछ ईयर में इन्वेंटरी या रिसीवेबल इंक्रीज़ किया है जबकि पेएबल डिक्रीज़ किया है। तो करंट एसेट तो थोड़ा थोड़ा जाकर इंक्रीज़ किया है और करंट लायबिलिटीज़ एक लेवल पे मेंटेन्ड है। तो फिर भी कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है वो उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका बेसिक रीज़न जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कंपनी का नेट बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का नेट बोरोइंग कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा फंस जाता है वो लायबिलिटीज़ में, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम नहीं है कंपनी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल बोरोइंग में फंस जाता है तो फिर हम अच्छे तरीके से कंपनी को चला नहीं सकते हैं। तो ये तो था कंपनी के बारे में एफिशिएंसी की, कंपनी कितना एफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। अगर 50% से ज़्यादा कोई भी कंपनी होल्ड करता है शेयर तो हम कंसीडर करते हैं वो कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, हाँ मैनेजमेंट को भरोसा है। और अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है अपना शेयर होल्डिंग तो हम सोचते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, और ज़्यादा भरोसा बढ़ रहा है। तो यहाँ देखने से क्लियरली पता चलता है कि 2010 से लेकर 2021 तक कंपनी अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको इंक्रीज़ किया है कंटिन्यूस। थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ था कुछ साल, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड एकदम हाई, अभी तो 73% पहुँचा दिया है। तो यहाँ क्लियरली देखने से पता चलता है कि हाँ मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कंपनी में, इसीलिए वो इतना ज़्यादा शेयर होल्डिंग है उसका ज़्यादा। अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन का। अगर रेम्यूनरेशन का बात करें तो रेम्यूनरेशन कहने का मतलब है सैलरी मैनेजमेंट कितना देता है, मैनेजमेंट को कितना देता है।
अगर सैलरी की बात करें तो हम पैट के रेस्पेक्ट में इसको चेक करते हैं। अगर पैट के हिसाब से हम चेक करें तो हम समझते हैं कि अगर 5% से कम अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट को सैलरी दे रहा है मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर 5% से ज़्यादा दे रहा है तो वो ख़राब है। बेसिकली इसको फिर फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, समझना होगा। नहीं तो कभी कभी होता है कि अगर मान लेते हैं कि कंपनी खुद को कम प्राइस दे रहा है, कम पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, लेकिन स्पिन ऑफ करके या अमेलगमेट करके या सब नया सब्सिडरी खड़ा करके कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर करने लगता है ताकि वो पैसा निकाल सके, तो वो करने से बेटर है कि थोड़ा सा हाई सैलरी दे दे मैनेजमेंट को। तो ये थोड़ा सा सोचने का अपना तरीका होता है, आप कैसे सोचते हैं। बेसिक कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 5% से कम है तो ठीक है या 5% से ज़्यादा है तो ख़राब है। तो ओवरऑल ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन्ड है, लगभग 5% से कम ज़्यादातर समय मेंटेन था, एक्सेप्ट 18, 19 और 20 में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था, फिर डिक्रीज़ कर गया। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन रखे अपना रेम्यूनरेशन को। अब अगर सक्सेशन प्लान का बात करें तो सक्सेशन प्लान कंपनी स्टार्ट किया था राजेंद्र गुप्ता, अब उसको टेक ओवर करेंगे अभिषेक गुप्ता, उनके जो बेटे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं केसेस या स्कैम का। अगर केसेस या स्कैम का बात करें तो मुझे गूगल करने से कोई खास केसेस या स्कैम के बारे में नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे लिखें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं, बेसिक एकदम बेसिक, ऐसा मैं कोई हाई फाई चीज़ नहीं बताने वाला, एकदम बेसिक सीखना चाहते हैं तो मैंने एक कोर्स डेवलप किया है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में बेसिकली हमको 3 चीज़ में थोड़ा सा डाउट लगा कि प्रमोटर रॉयल्टी पे कर रहा है अपना ट्रेडमार्क यूज करने के लिए, जो ट्राइडेंट नाम है उसको यूज़ करने के लिए रॉयल्टी कंपनी को दे रहा है, जो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। दूसरा, जो CSR का पैसा है कंपनी खुद का एक दूसरा इंस्टीट्यूट है उसको पे कर रहा है, मतलब खुद का इंस्टीट्यूट को पे कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर हो सकता है। तो मुझे पसंद आता है कि अगर CSR में आपको खर्च करना ही है तो आप दूसरा को दे दीजिए या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को दे दीजिए जो बाहर का हो कम से कम। और तीसरा ये कि गारंटर की तरह काम कर रहा है, कंपनी को एज ए गारंटर की तरह यूज कर रहा है ताकि पैसा उठा सके जो प्रमोटर है वो। ये 3 चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। बाकी आप इसे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं इस पर एनालिसिस पे वीडियो बनाने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये तो था कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा चल रहा है। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। बैंकरप्सी के लिए सबसे पहले चेक किया जाता है कि डेट लेवल कैसा है। कंपनी का अगर डेट लेवल का बात करते हैं 2000 करोड़ था, धीरे धीरे ये बढ़ता गया और 3000 से भी पार कर गया था, लेकिन कंपनी डेट को डिक्रीज करके लगभग 1500 करोड़ के आसपास लेते आया है। मतलब कंपनी डेट को डिक्रीज किया है पिछला कुछ सालों में। तो डेट की वजह से तो कंपनी पहली बात काफ़ी डेट हाई है, लेकिन कंपनी इसको मेंटेन कर ले रहा है, इसीलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि डेट की वजह से डिक्रीज नहीं होने वाला। साथ ही साथ अगर हम डेट टू इक्विटी को भी देखें तो डेट टू इक्विटी भी डिक्रीजिंग है, मतलब कंपनी अच्छे तरीके से डेट को मेंटेन कर रहा है, इक्विटी का लेवल को ठीक ठाक रख के। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन का। अगर कॉम्पिटिशन का बात करें तो इसका डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट कंपनी के साथ कॉम्पीट कर रहा है। कॉम्पिटिशन की वजह से अगर डूब सकता तो कंपनी का मार्जिन इतना हाई नहीं रहता, 7-8% के आसपास कंपनी का मार्जिन है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव नंबर मुझे लगता है मार्जिन के रेस्पेक्ट में। कि कंपटीशन के रेस्पेक्ट में अगर चेक करें तो ठीक है, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हर प्रोडक्ट में अलग अलग कंपनी है, जैसे पेपर में JK है, टावल में वेलपुन है, बेड में भी वेलपुन है और यार में वर्धमान है, कि KPR मिल्स है, निहार इस पे नहीं मिल्स है, इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी है। लेकिन अगर कंपनी 7-8% से अपना मार्जिन मेंटेन करने सक रहा है इतना कंपटीशन के बावजूद, मतलब कंपटीशन तो है लेकिन फिर भी कंपनी सस्टेन कर सकता है डेट लेवल लेने के बावजूद, तो कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में डेट या कंपटीशन की वजह से बैंकरप्ट तो नहीं होने वाला। अब अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन्ड 8 to 10%। मुझे पसंद आता है कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग होना चाहिए 15% या उससे ऊपर। 20 से ऊपर है तो काफ़ी अच्छा मैं कंसिडर करूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो 10 से 12% मेरे हिसाब से चलिए ठीक ठाक नंबर है, उतना कुछ खास बढ़िया नहीं है। अगर 15% के आसपास होता तो मैं कंसीडर करता कि हाँ बहुत बढ़िया नंबर होगा। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओवरऑल जितना पैसा कंपनी को दिया गया है, चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो, उसमें कितना अच्छे तरीके से रिटर्न कमा पा रहा है, तो वो है लगभग 8 to 10%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम लगता है मुझे। अब हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी का, जो कि कंपनी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से डिक्रीज़ किया है डेट टू इक्विटी को 3.5 से डिक्रीज़ करके 0.46 या 47 के आसपास लेता है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या डेट टू इक्विटी इसीलिए डिक्रीज़ किया है कि इक्विटी को बढ़ा दिया गया है। अगर मार्जिन का बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 to 20% के आसपास है, जो काफ़ी इफेक्टिव नंबर है। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो वो 6 to 7% है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक नंबर है टेक्सटाइल बिजनेस में कि आप कम से कम 6-7% आराम से मार्जिन मेंटेन कर ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो का, कि कंपनी जो कमा रहा है क्या उसी को यूज कर रहा है अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में या अलग से पैसा उठा रहा है।
तो अगर हम पिछला 10 साल का डेटा देखें तो हमको पता चलेगा कि कंपनी ऑपरेट करके लगभग 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ के आसपास पैसा उठाया ऑपरेट करके, और उसमें से लगभग 3,000 करोड़ गया इन्वेस्टिंग में और लगभग 3,500 करोड़ गया फाइनेंसिंग में। इन्वेस्टिंग में जो ये पैसा गया उसमें से पर्टिकुलरली 2,000 करोड़ के आसपास गया कैपेक्स में, मतलब नया यूनिट सेटअप करने में या नया कंपनी खरीदने में हम बोल सकते हैं। और जो 3,500 करोड़ है वो गया फाइनेंसिंग में। मोस्टली जो डेट रीपेमेंट था, इंटरेस्ट पेमेंट था, वहाँ ज़्यादातर खर्चा हुआ है कंपनी का। और डिविडेंड में कंपनी लगभग 700 करोड़ दिया है, मतलब लगभग 2,800 करोड़ के आसपास बोले तो फाइनेंसिंग में खर्च हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट में और डेट पेमेंट में, उसका मूल पेमेंट करने में। तो यहाँ से समझ में आता है कि हाँ, कंपनी ऑपरेट करके 6500 करोड़ कमाया, जिसमें से वो कुछ परसेंट लगभग 40% इन्वेस्टिंग में खर्च किया और 60% खर्च किया फाइनेंसिंग में। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैसा है? अगर वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी का खराब होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो कंसीडर किया जाता है कि कंपनी को बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से कंपनी को लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से कंपनी को नेट बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी जो प्रॉफिट करके कमा रहा है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट तो कर लिया, लेकिन हाथ में कैश आया कि नहीं आया वो पता चलेगा कैश फ्लो से। अगर हम लास्ट 10 साल का डेटा को जोड़ें, प्रॉफिट किया था लगभग 2,100 करोड़ के आसपास, और उसमें से प्रॉफिट निकाला है, पैसा निकाला है लगभग 6400 करोड़, जो कि काफ़ी इफेक्टिव नंबर है कि आप 2,100 करोड़ कमाएं और 6400 करोड़ के आसपास का आप कैश निकाल लिए। तो बेसिकली ये हुआ इसीलिए क्योंकि कंपनी का डेप्रिसिएशन जो है काफ़ी हाई है, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन है। अगर 3,000 डेप्रिसिएशन को हम अगर उसमें घटा भी दे, स्टिल पैट है 2,000 करोड़, और अगर डेप्रिसिएशन जो 3,200 करोड़ है उसको अगर हम उससे घटा भी तो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फिर भी पैसा जनरेट किया है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि हाँ, कंपनी अगर प्रॉफिट कर रहा है तो उसका हाथ में कैश आ रहा है, ये दिख भी रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन को हम उतना खास ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज वैल्यूएशन डिपेंड करता है कंपनी का अंडरस्टैंडिंग कितना है आपको उस पर। तो हम यहाँ बस 2 डेटा बता दे रहे हैं कि पीई के रेस्पेक्ट में अगर इसका हम प्रॉफिट देखें तो लगभग 300 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट है। तो इसको अगर हम 15 का मल्टीपल देते हैं तो ये होगा लगभग 4,500 करोड़, और अगर 20 का मल्टीपल देते हैं तो ये होता है लगभग 6,000 करोड़। तो लगभग 5,000 to 6,000 करोड़ के आसपास पीई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए इसको, जबकि ये ट्रेड कर रहा है अभी 23,000, मतलब लगभग 4 से 5 गुना ऊपर ट्रेड हो रहा है। लगभग 5 से 5 गुना हम बोल सकते हैं, लगभग 5 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन लगता है। अब अगर फ्री कैश फ्लो के हिसाब से बात करें तो फ्री कैश फ्लो मैंने कैलकुलेट किया सीएफओ में डिविडेंड को घटाएं और कैपेक्स को घटाएं, और बाकी जो पैसा बचा वो हुआ कैश फ्लो, जो कि हाथ में बचा मैनेजमेंट का। बेसिकली ये वो पैसा होता है जो प्रमोटर का कैपेक्स और डिविडेंड पेमेंट करने के बाद हाथ में पैसा बचता है, उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। इसको अगर 10 से भागा मारिएगा तो 300 करोड़ आएगा। 3,000 करोड़ था सीएफओ वहाँ से काटने के बाद। तो ओवरऑल अगर हम जोड़े तो 300 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 10 साल तक ये 300 करोड़ देगा तो लगभग 3,000 करोड़ हुआ। अब वो बेच देगा, जो पैसा बना था उसको अगर नहीं समझ में आया तो बस इतना समझिए कि लगभग 5 से 6,000 करोड़ के आसपास इसका वैल्यूएशन फ्री कैश फ्लो के हिसाब से भी आ रहा है। कोई ज़्यादा वैल्यू नंबर नहीं आ रहा है, 10,000 या 20,000 नहीं आ रहा है। तो पर्टिकुलरली हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो लगभग 4 to 5,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, जबकि ये अभी ट्रेड हो रहा है लगभग 23,000 के आसपास, मतलब काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। तो ये तो मेरा एनालिसिस, ऐसा जरूरी नहीं कि हम जो वैल्यूएशन बताएं उसी पे ट्रेड हो। ये ह्यूमन बिहेवियर पे सारा जो प्राइस होता है वो चलता है। तो मेरा ये कहना कि ये 4,000-5,000 पे आएगा तब हम खरीदेंगे तो ये सही नहीं रहेगा, और मेरा ये कहना कि 23,000 पे हम खरीद लेंगे तो ये भी सही नहीं रहेगा। बेसिक कहने का मतलब है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्राइस प्रीमियम पे करना चाहते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपने मेरे कोर्स में सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोलूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ जाके इनरोल कर सकते हैं ये कोर्स पे। और वो मोस्टली लगभग 100 रुपये का, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस मैंने बेसिक समझा, कोर बेसिक। आपको ऐसा कुछ हाई फाई नहीं बताया जाएगा कि जो कि आप नहीं कर सके, उसमें सारा बेसिक है। तो अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वो कोर्स भी पसंद आएगा। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।